क्या होता है क्या मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? एन यू होता है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट। तो जो यूनिट होता है ना, यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल को बेसिक बोलते हैं, एक फंडामेंटल में और एक डिराइव में। और न्यूमेरिकल वैल्यू का तो कोई मतलब है नहीं फिजिकल क्वांटिटी में। समझने के लिए है कि क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट क्या है, उसको समझने के लिए दोनों का जरूरत है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना क्या था? यूनिट के बारे में पढ़ना था। यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक बेसिक और एक डिराइव क्वांटिटी। समझ में आ रहा बात? तो फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज में डिराइव कर दिए ना, दो चीज में बांट दिए ना, एक को बेस में और एक बेसिक में और एक को डिराइव में। तो देखो, जितना बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज था मेरे पास, कितना था? 7 था। 7 अगर हम इस सातों फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आ रहा बात? सातों फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट किससे करते हैं हमको पता है? डिनोट करने के लिए हम लोग वर्ड नहीं, एक लेटर का यूज करते हैं। जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी बताओ, लेंथ है, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट नहीं बताना, फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? लेंथ के लिए एल और मास के लिए एम। इसके बाद बताओ फिजिकल क्वांटिटी कौन सा था? टेम्परेचर। टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए। और बताओ लुमिनेंट इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला को सी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैंडेला का सी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल होता है। ये है मेरा फिजिकल। हाँ, सीडी हम लोग उसको डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग जब उसमें यूज करेंगे ना, सीडी लिखवाए नहीं है। आप भी सीडी लिखा है, हम ही सीडी लिखवाए हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो सीडी है, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम इस सीडी को जब हम डायमेंशन की तरह यूज करेंगे तो इसको सी लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग तो बस तीन ही पढ़ा होगा, एक एम एक एल एक टी, लेकिन ये सारा भी हम लोग डायमेंशन यूज कर सकते हैं। हम पढ़े क्या? समझ में आ रहा बात? ये सारा फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या बोलते हैं? जो भी मेरा बेसिक यूनिट था, समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे बेसिक डायमेंशन। समझ में आ रहा है? बेसिक डायमेंशनल, ये इसको बोलते हैं बेसिक डायमेंशनल। और डायमेंशनल का मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेसिक वाला यही है, यही फिजिकल क्वांटिटी है ना। लेंथ है, मास है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो जनरली क्या बोलते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, जो भी लेटर फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या डिनोट करता है, ये समझ में आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा? जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को वह डिनोट करता है, और उसके पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, समझना, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो लेटर डिनोट कर रहा है, उसके पावर को अगर हम लोग पावर ये बता रहा है कि रेज हो रहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कब रेज हो रहा है, ये कब पता चलेगा? इसका पावर से, इसका एक्सपोनेंट से। समझ में आ रहा है? उस एक्सपोनेंट जिससे पता चल रहा है, जिस पावर से हमको पता चल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी का जो एम एल टी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जैसे मान लो कि किसी का भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? एम रहेगा, एल रहेगा, टी रहेगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा ना, नहीं रहेगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर है, जो लेटर का जो पावर है, उसको जो राइज करता है, उसको जो बढ़ाता है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इट्स कॉल्ड डायमेंशन। नहीं समझ में आया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जिस पावर, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का लेटर है, जिससे उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट
रेज हो रहा है तो यह फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी कितना, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी में कितना मास उसका रेज हुआ, कितना लेंथ रेज हुआ, कितना टाइम रेज हुआ, मतलब ये सारा कितना कितना रेज हो रहा है। अगर कितना रेज हो पा रहा है कौन बता रहा है, उसका पावर, उस पावर को बोलेंगे डायमेंशन। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? जैसे मान लो कि हम बोलते हैं फोर्स, जैसे मान बोलते हैं कि फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास को इसमें देखो कुछ मिल रहा है, एम, समझ में आ रहा? इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। अब इनटू ए का क्या होता है एक्सेलरेशन का? ms। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Change in velocity by change in time. फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पढ़ के आया होगा ना? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल v बाय डेल t, यही होता है। तो वेलोसिटी को क्या होता है बताओ? इसमें एक वर्ड आया ना वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? ये कितना डिस्प्लेस हुआ तो लेंथ ही तो हुआ। समझ में आ रहा है? तो लेंथ को किसमें लिखेंगे? एल से, और टाइम को v के लिए हम अगर बोलेंगे बताओ क्या है? एल टी का पावर -1। समझ में आ रहा? अब हम क्या करते हैं कि जब भी डायमेंशन लिखना होगा ना तो हम इसको बड़ा ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर ये बड़ा ब्रैकेट का यूज नहीं किया ना तो ये डायमेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? वहाँ कोना में दिखाई दे रहा तुमको? दिखाई दे रहा? तब हम क्या करेंगे, देखो v का क्या हो गया? 8t का पावर -1 हुआ ना? दिखाई दे रहा ना? थोड़ा सा इधर। अभी देखो, अब इसमें l का पावर कितना है? 1 है, कुछ नहीं है तो t का पावर कितना है? -1। अब इसमें m नहीं है ना, इसमें मास है क्या? नहीं है। तो जनरली ना हम लोग इस 3 का यूज करते हैं डायमेंशन दिखाने के लिए, m, l और t का यूज करते हैं। जनरली यूज सबका करेंगे, मेंस का क्वेश्चन में सारा यूज आ जाएगा, लेकिन जनरली अभी हम लोग क्या यूज करना है? m and t का, मतलब 90% केस में हम लोग m and t का ही यूज करेंगे। 5-10% जेई मेंस और एडवांस का केस में, ज्यादातर एडवांस का केस में बाकी डायमेंशन का यूज होगा। समझ में आ रहा? डायमेंशन बनाने के लिए सारा का यूज होगा। क्लियर बात? अभी हम लोग m and t का बात करते हैं, ठीक है। ये जो 3 होता है ना, m and t, ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल डायमेंशन। समझ में आ रहा? ये सारा बेसिक है, लेकिन जनरली ये ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर 3 को ही बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? सारा ये डायमेंशनली है बेसिक वाला, लेकिन ये 3 को बोलेंगे कि 3 को हम लोग बार बार कोई भी डायमेंशन निकालने जाएंगे तो सारा डायमेंशन इस 3 पे ही मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा? आ रहा बात? हाँ बोलो। m1 को सिर्फ m लिख के छोड़ सकते हैं, m1 को सिर्फ m लिख के छोड़ सकते हैं। इसको f1, m1 तो सिर्फ m लिख के हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो समझ जाना कि पावर 1 जनरली। जैसे देखो अब यहाँ पर क्या हुआ? m नहीं है ना, जिसमें मास नहीं, उसका मतलब m का पावर 0 और l का पावर और t का पावर। अभी समझ क्या समझा रहे हैं? ये किसका हो गया? वेलोसिटी का। समझ में आ रहा ना? अगर एक्सेलरेशन का बोलते हैं बताओ कितना होगा? तो वेलोसिटी का हो गया 8t का पावर -1, y में टाइम होता है ना, तो t ऊपर चला जाएगा, lt का पावर -2, और इसमें भी तो हम ये लिख सकते हैं ना m का पावर 0। बात समझ में आ रहा? अभी देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डायमेंशन किसको बोलेंगे? इसमें भी m है, इसमें भी l है, इसमें भी t है, और इसमें भी m है, इसमें भी l है, इसमें भी t है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा किसका डायमेंशन? बताता कौन है? इसका पावर। इसका पावर 1 है, इसका पावर -2 है, और इसका पावर देखो -1 है, l का पावर 1 है, m का पावर 0 है। मतलब पावर में जो डिफरेंस कर रहा है ना, तो पावर ही बता रहा है कि कौन किसका डायमेंशन हो सकता है। ये पावर रेज करके बता रहा है, ये पावर रेज हो रहा है ना, बढ़ रहा घट रहा कुछ तो हो रहा है। समझ में आ रहा बात? रेज मतलब समझता है, उसके ऊपर आ रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी आ गया तो रेज हो गया। समझ रहा? ये पावर ही बता रहा है, और इस पावर को ही बोलेंगे डायमेंशन। बोलेंगे एल का डायमेंशन
1, t का डायमेंशन -2। समझ में आ रहा बात? पूरा का डायमेंशन तब बोलेंगे m का पावर 0 l1 t का पावर -2। बताने का मतलब ये हुआ कि m and t तो सब में यूज होता है, बताना हम चाह रहे हैं कि उसका पावर, इसलिए बोलते हैं m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या बताएंगे? इसका पावर को बताएंगे। m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? इसको बोलेंगे डायमेंशन। हाँ ठीक है ना? हाँ आगे बढ़े, लिख लो पहले डायमेंशन को, डेफिनेशन लिख लो और एग्जांपल लिखो। जैसे देखो फोर्स इनटू m इनटू a है ना, a का मेरा कितना निकल गया यहाँ से? बस m बार जाएगा l t का पावर -2। अब यहाँ पे m है, a का यहाँ लिख देंगे और साथ में लिख दो और इसको ब्रैकेट में डाल देना बड़ा। ये बन गया डायमेंशन फोर्स का। सर फार्मूला उसका डेफिनेशन हाँ डायमेंशन फार्मूला ही बता दे रहा डेफिनेशन। अभी समझ, अगर हमको डायमेंशन निकालना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, हमको उसका दो चीज में से कोई भी एक चीज मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले उसका फार्मूला पता चल जाए तो उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, दूसरा उसका यूनिट पता चल जाए तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन किसको बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। न्यूटन का मतलब यही होता है। केजी का मतलब मास का हो गया, m किसका होता है? l, और s का देखो, अगर हमको इसका यूनिट पता है तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर फार्मूला पता है तो इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। मतलब दोनों में से हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, किसका किसका? या तो उसका फार्मूला पता हमको या तो उसका, अगर फार्मूला पता है तो यूनिट भी निकाल लेंगे, अगर डायरेक्ट यूनिट याद है तो डायरेक्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? फार्मूला पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, बार बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट। समझ में आया? क्लियर है? देखो डायमेंशन इज इसको मिटा दें, मिटा दें नहीं, आगे कर देते हैं। is the power of symbol of physical quantity which is ये which है, ठीक है, C है, as to express the quantities. It's called dimension. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? m0 नहीं तो यूनिट बताओ, नहीं तो फॉर्मूला बताओ। स्पीड का यूनिट क्या होता है? m0 l1 t किलोमीटर पर डिस्टेंस बाय टाइम। यही तो डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर एल में, लेंथ होता है ना डिस्टेंस, और टाइम का तो इसका क्या हो जाएगा? m0 l1 t 10 लगा देंगे, ब्रैकेट मार सर एम लगाना जरूरी है। हाँ 10,000 पता चलना चाहिए कि एम उसमें कितना है। नहीं लिखेगा तो कहीं कहीं मार्किंग में मार्क्स काट लेता है, ठीक है? समझ रहे हैं? जरूर लगा देते। ऐसे तो इसका परफेक्ट पूछा जाए तो हम सारा लगा के लिखते हैं, जो नहीं दिया उसका जीरो कर दे जाएंगे, लेकिन जनरली 3 का यूज करते हैं। इसके बाद आ जाओ, यहाँ से कुछ भी निकाल लेना, स्पीड, टाइम। स्पीड का इतना हो गया, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक बार सब एनर्जी का। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कितना भी एनर्जी है ना, सब एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, जितना सारा एनर्जी है या सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ हो, सबका डायमेंशन सेम होगा। एनर्जी जिसमें जुटा एनर्जी के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे हाफ mv², यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी को आप हटा दीजिए कांस्टेंट। तो देखो अभी क्या होता है कि जो ये नंबर होता है ना, हां कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होता। इसका डायमेंशन मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसका डायमेंशन 0। तो यहाँ पे हाफ है, ये नंबर, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। हमको बताना है m क्या होता है।
मास मास को m में लिखते हैं। और v क्या है? वेलोसिटी। हाँ। और वेलोसिटी का क्या होता है? LT माइनस अभी निकाला था वेलोसिटी का क्या होता है? LT LT - 1 का स्क्वायर। अच्छा समझ में आ रहा है? ये हो गया m, इससे इसका n का पावर 2 और t का पावर और m का पावर कुछ नहीं है तो 1। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। किसी भी एनर्जी का ही होता है। समझ में आ रहा? जैसे मान लो किसी का भी निकालना हमको, पोटेंशियल पोटेंशियल का भी सेम, अभी ना बोले एनर्जी का सेम होगा, तो निकाल के देख लो। mgh ठीक है ना? निकाला नहीं है ना सर? mgh हो गया, हाँ मास का m हो गया ना, हाँ। और g क्या है? g भी तो एक एक्सेलरेशन ही है ना, जो अर्थ पे लग रहा है, गर्थ के कारण लगता है, क्या है? एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन का भी हम लोग क्या वेलोसिटी का निकालेंगे? सर उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं करना है। नहीं, स्मॉल g का कांस्टेंट, कैपिटल G को कांस्टेंट, कैपिटल G का भी डायमेंशन निकलता है। कैसे? जैसे मान लें कि g है, हाँ अच्छा समझ रहा फॉर्मूला इसका? हाँ वो m1 m2 G m1 m1 m2 by m1 प्लस G कहाँ गया सर? सर m1 plus m2 by m प्लस नहीं m2 m1 m2 by r स्क्वायर। अब g को हमको यहाँ भेजना है, g का निकालना है। गलत लिखा दिया। वही तो बोल रहा है। f इक्वल टू g हाँ तो g मल्टीप्लाई g m1 m2 by r स्क्वायर। अब हमको g का चाहिए, समझ में आ रहा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले हाँ और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा? g इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर पार्ट स्क्वायर है m1 m1 तो सारा का वैल्यू पुट करके g का यहाँ से ये निकाल लेंगे। f क्या है? वहाँ से f जो है फोर्स का जो डायमेंशन होगा लिख लेंगे। r क्या है? लेंथ है, रेडियस का मतलब लेंथ, और मास का पता है। हाँ सारा का डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। -1 L3 और समझ रहा बात? इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हो। तो यहाँ से g का वैल्यू तो दूसरा g हो गया। यहाँ से g का मतलब एक्सेलरेशन और रख देंगे, हाइट का मतलब l, हाइट किस में नापते हैं? लेंथ में। ये l और m का पता है, g का एक्सेलरेशन वाला हो गया, इसका हो गया l। सबको सॉल्व करना आ जाएगा ये। समझ गया? m1 into m2 का वैल्यू क्या होगा? m1 into m2 मास है ना, हाँ m m into m क्या होगा? क्या? m m into m f स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर हाँ ठीक समझ। m का पावर 2। हाँ समझ रहा? लेकिन ऐड करने में डायमेंशन जुड़ता नहीं। जैसे मान लें कि m1 प्लस m2 रहता ना, अब बोला कि इसका भी m अब प्लस m, तो 2m बन गया। ना ये बन गया 2m, पावर नहीं बना, 2m। और 2 का मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट है ना, तो सिर्फ हम मास का m लिखेंगे, इसका डायमेंशन। समझ में आ रहा है? यही मल्टीप्लाई होता तो 2 हो जाता। देखो मल्टीप्लाई का मतलब m का पावर 2, पावर में रेंज हो सकता है, लेकिन ऐड होगा तो सिर्फ ये वाला टर्म, एक ही टर्म रहेगा, दो टर्म नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन में भी तो वही होता है। समझ रहा बात? यस समझ गया? एडिशन में पावर सेम रहेगा तब ऐड कर सकते हैं। एडिशन में बेस सेम है, पावर अलग है, तब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान ले m का पावर 2 है और m का पावर 3 है, इसको ऐड करना है, इसका बेस सेम है तो m का पावर 5 करना है। समझ गया? एंगल का एंगल वाला, अच्छा देखो, जैसे एंगल का मतलब क्या? थीटा, थीटा है, और थीटा मतलब जैसे मान लो कि देखो दो चीज है, ईटा पर खड़ी हो रखी है। जैसे मान लीजिए थीटा cos थीटा है, ठीक है? cos थीटा का मतलब अगर कुछ भी एंगल रखते हैं तो उसका एक वैल्यू आता है, दोनों टर्म समझाते हैं। जैसे मान लें कि थीटा है तो cos मान लें 60 डिग्री देती है, तो 60 डिग्री का मतलब cos 60 का कुछ वैल्यू होता है ना, तो जो वैल्यू आएगा वो किसमें आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, उसका डायमेंशन नहीं होगा। लेकिन थीटा है, सिर्फ थीटा दिया हुआ, मतलब कुछ भी एंगल बोलेगा कि थीटा का डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? सोचो थोड़ा सा, तुम लोग बताओ तो। क्या पूछो आप? पूछिए। थीटा का डायमेंशन क्या होगा? पूछिए। एंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर L बाई आर, और L का निकालेंगे और R का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 0 काट गया 1 रेडियन 1 रेडियन। वाह थीटा इक्वल टू क्या होता है?
एल का मतलब एल आर का मतलब एल और एल क्या हुआ जीरो कितना आ गया 1 तो क्या होगा इसका डिविजन नहीं होगा समझ में आया हाँ दो ब्रैकेट होगा क्लियर है एम एल टी 0 0 0 समझ में आया ना हाँ अब देख डायमेंशन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कौन कौन सा देख एक होता है लिख ले पीछे लिख लिया सारा तो छोड़ा है किसी का भी पहला होता है वेरिएबल डायमेंशन जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वेरी करे उसको बोलेंगे वेरिएबल डायमेंशन समझ में आ रहा है दूसरा होता है कांस्टेंट वेरिएबल डायमेंशन एक कांस्टेंट टर्म मिल जाए और उसका डायमेंशन वेरिएबल जैसे जी है ना जी कांस्टेंट है ना जी कांस्टेंट है ना है कि नहीं एफ जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था एक m1 m2 का और एक किसका था 1/r का स्क्वायर के बराबर था यही था ना फार्मूला से f जो था ऐसे ही तो आया था m1 m2/r स्क्वायर अब इसको हटाने के लिए तो g यूज किया गया था ना तो ये g क्या था कांस्टेंट था लेकिन अभी हम क्या बोले कि पहला बोले क्या वेरिएबल डायमेंशन समझ में आ रहा दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल ये कांस्टेंट है ना लेकिन वेरी करता है इसका डायमेंशन होता है मतलब कांस्टेंट में भी इसका डायमेंशन होता है कोई दूसरा कांस्टेंट का डायमेंशन से अलग जैसे मान लो कि एक कोई भी दूसरा कांस्टेंट लेते हैं जैसे k लेते हैं k जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं ना तो उसमें एक डायमेंशन आता है डायमेंशन है उसमें एक कांस्टेंट आता है k 2l में पढ़ेगा ठीक है जैसे दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इसको हम लोग निकालते हैं जैसे इसमें निकालते हैं ना दो मास के बीच में कितना फोर्स लग रहा है समझ में आ रहा है m1 m2/r स्क्वायर करके तो दो चार्ज के बीच में कितना लग रहा है उसके लिए भी हम लोग निकालते हैं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं तुम लोग पढ़ बता तुम लोग उसको जानता नहीं हो बताया नहीं क्या समझ ले k आता है k कांस्टेंट है जिसका कुछ वैल्यू होता है समझ में आ रहा है तो वहाँ भी k का डायमेंशन निकलता है ये सब क्या हुआ कि कांस्टेंट है लेकिन वेरी वेरी डायमेंशन निकलता है अलग अलग डायमेंशन निकलता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे कांस्टेंट वेरिएबल डायमेंशन समझ में आ रहा जो कांस्टेंट होने के बाद भी अलग अलग डायमेंशन होता है समझ में आ रहा अब क्या हुआ तीसरा वेरिएबल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेरिएबल है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता ऐसा क्या है बताओ क्या वेरिएबल है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं होता डायमेंशन लेस वेरिएबल कुछ होता है इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाए तो नहीं बताओ थीटा बोल सकता है थीटा देखो थीटा क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट है वेरिएबल है वेरिएबल है तो बोल रहा हूँ थीटा वेरिएबल है और इसके लिए डायमेंशन लेस है थीटा वेरी करता है कभी 60 हो जाएगा कभी 30 हो जाएगा कभी 40 हो जाएगा लेकिन डायमेंशन लेस है इसमें डायमेंशन नहीं होता ऐसे को बोलेंगे वेरिएबल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ रहा और एक होता है कांस्टेंट डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होता ऐसा बहुत तक मिल जाएगा जी नहीं जी अभी तो जी को बताया कि इसका डायमेंशन होता है रेजिस्टेंस में अपना डायमेंशन लेस होता है इसका रेजिस्टेंस ओम का डायमेंशन नहीं होता होता है V/V करंट यूज कर देंगे वापस बोले ना कांस्टेंट होगा डायमेंशन नहीं होगा कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशन भी नहीं होगा कांस्टेंट होगा डायमेंशन लेस हो जाता है रोएल भाई जैसे मान लो क्या जैसे कोई भी डिजिट उठा लेते हैं 1 2 3 कोई भी एक ये क्या कांस्टेंट टर्म है ना इसका डायमेंशन नहीं होता कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस है समझ में आ रहा चारों बात समझ में आया तो चार कौन कौन सा हो गया एक होता है वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल डायमेंशन तीसरा वेरिएबल डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी चौथा कांस्टेंट डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया अब ये चारों मिलके तुम इतना सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन देख रहे हो पीछे ये चारों इसमें है समझ में आ गया चार टाइप का ही डायमेंशन बनेगा तो चारों इसमें है समझ में आ रहा तो तुम लोग क्या करना है 10 समझ में आ गया अब हम लोग बात डायमेंशन समझ में आ गया अब हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ फार्मूला क्या होता है समझ में आ रहा
डायमेंशनल क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो उसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ गया बात? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो स्पीड को MLT के फॉर्म में लिख देते हैं। हाँ, स्पीड को लिख देते हैं, ये स्पीड लिखे ना, हाँ, अब इसी को लिख देते हैं MLT के फॉर्म में। L1 क्या हो जाएगा बोलो? M0 L1 T पावर -1 इसका 1, ये हो गया। अब स्पीड के जगह हम इसका यूज कर लेंगे, जब भी M0 L1 T का पावर -1, अगर हम ये भी लिख देंगे तो हमको समझ में आ जाए क्या है, स्पीड है। इसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो MLT के फॉर्म में जो लिखा है ये बन गया डायमेंशनल फार्मूला। मतलब बस उसका डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बस वही हो गया डायमेंशनल फार्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? हाँ बोलो। सर स्पीड को MLT के फॉर्म में लिख दिए, इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है बात? और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी और उसके हाँ। डायमेंशनल फार्मूला को आपस में इक्वल कर देंगे तो बोलेंगे ये डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? बगल में लिखा है यहाँ पे जगह इसको इक्वल करके लिख देते हैं M0 L1 E का पावर -1। अब इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। वाह, दोनों को आपस में इक्वल करके लिख दिया जाए तो बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? दो टर्म, एक LHS और एक यहाँ पे एक RHS और एक LHS बना देंगे, बोलेंगे इक्वेशन। समझ में आ गया? डायमेंशनल इक्वेशन समझ में आया? हाँ। छोटा छोटा बात है। अच्छा सर, M को आप फिर भी लिख दीजिए। सिंगल फार्मूला नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गया। डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको लिखना है, अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा, उसका हमको MLT के फॉर्म में लिख देना, वो बन गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। फिजिकल क्वांटिटी दिया हो तो क्लियर है ना कि मेरा यही है। अगर वेलोसिटी दिया है, बोलेगा कि इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो वेलोसिटी को हम MLT के फॉर्म में लिख देंगे तो बन जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। फिजिकल क्वांटिटी लिख के मिलेगा, ऐसे नहीं देगा कि ये दे देगा, बोलेगा कि किसका है बताओ, तो कंफ्यूज है तुम लोग कि वेलोसिटी का लिखे कि स्पीड का लिखे। समझ में आ रहा बात? हाँ, बताना ये चाह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला उसको बोलेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में लिख दिया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा कि किसको हमको इसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ गया बात? हाँ। और डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशन से इक्वल कर देते हैं। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे ये डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है? लिखा और दोनों का एग्जांपल दिए। क्या लिखेगा डेफिनेशन? द मैग्नीट्यूड ऑफ डायमेंशन नहीं बोल सकते। द मैग्नीट्यूड इज द डायमेंशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? डायमेंशन होता है। लिख ले पहले, उसके बाद बता। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड from one another लिख लिया, only if they सर देयर की दे they THEY only if they have same dimension। लिख लिया। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं एक दूसरे में, एक या दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तब करेंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। जिसका डायमेंशन सेम होगा उसी को उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो हम बोलते हैं फोर्स है ना, फोर्स को मास में नहीं जोड़ सकते। फोर्स का डायमेंशन अलग, मास का डायमेंशन अलग। समझ में आ रहा बात? अगर किसी चीज को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में अगर ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात, तो तब ऐड करेंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम, या उसमें से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तब सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दोनों का डायमेंशन सेम। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होमो मतलब सेम, बराबर बराबर,
मतलब एक ही टाइप में जोड़ेंगे और एक ही टाइप में टाइप माइनस करेंगे। समझ में आ गया? हमारा छोटा सा बात है ना? छोटा सा बात, छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। ठीक, समझ में आ रहा? होमोजेनिटी क्या होता है? जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कब ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? डायमेंशन सेम, तभी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे फोर्स का निकालिए। जैसे मान लो v = u + 80, हाँ यहाँ पे u है ना, और इसमें 80 को ऐड किया गया, ऐड किया गया, आपस में दोनों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? अगर मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? अगर जोड़ा गया है इसका मतलब कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। हाँ सेम। जैसे u क्या होता है? u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या डायमेंशन क्या होता है? m0 l1 t-1 lt-1 होता है ना, बाद में हम लगा देंगे। समझ में आ रहा? और एक्सेलरेशन का lt-2 t से into t t -1। सर वो -t -1 हो जाएगा। 80 कितना हो गया? हाँ, अब देखो दोनों का डायमेंशन सेम है ना, हाँ मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का डायमेंशन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सेम है। वेलोसिटी का भी वही। समझ में आ रहा है? इसका बाद में बात करेंगे। अगर आपस में जुड़ा, अभी बोला ना कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो सारा का कब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? जब डायमेंशन सेम है। कुछ भी जगह जैसे s = ut + ½ at² पढ़े हैं, हाँ इसमें वही होगा। प्लस ½ at² पढ़े हैं, हाँ ये टर्म इस टर्म से जुड़ा हुआ है, उधर मत लिखो, इधर क्यों जुड़ा हुआ है? चेक ले रहा है। क्योंकि इसका डायमेंशन सेम होगा। अगर डायमेंशन सेम नहीं है, अगर जोड़ दिया गया है तो गलत है, तो जुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा? लेकिन ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि s = ut + ½ at² होता है। जैसे मान लो u का डायमेंशन ln रह जाएगा दोनों का। lt⁻⁻1 × t हो गया, और हाफ का तो खत्म, एक्सेलरेशन का lt⁻⁻2 × t का पावर, ये खत्म और ये खत्म, दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी आपस में जुड़ा हुआ है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपस में तब जुड़ेगा या सब्ट्रैक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ये बोलता है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आ गया? क्लियर है बात? एग्जांपल में लिख लो। आप लोग खुद का लिखो। क्या करते हैं? डायमेंशन का यूज हम लोग करते हैं, किसी भी यूनिट को डायमेंशन से हम लोग कन्वर्जन करते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी का यूनिट दिया हुआ है मीटर में, उसको हमको बनाना है मिलीमीटर, तो डायमेंशन का यूज करके हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं, सबसे पहला होता है कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके हम लोग यूनिट चेंज कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। इतना बात समझ में आया? गौर से सुन लो थोड़ा सा, सब नींद में सुनेगा तो नहीं समझ में आएगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन यूज करके उसका यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लेंथ मीटर में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? उसको हम डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। ये कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, हम लोग डायमेंशन ही फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? तो क्वांटिटी दो टर्म से मिलकर बना है, एक नंबर एक यूनिट। अच्छा n1 u1 is equals to n2 u2। हां गुड। n1 u1 is equal to n2 मतलब क्या? जैसे मान ले कि हम अभी बोले कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या रख 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, जैसे बोले तो 1 मीटर को हमको चेंज किसमें करना है? सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होगा ये तो बताना है। 1/100। समझ में आ रहा? ये 1 हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ और m हो गया u1 और 1 हो गया n1। अब हमको a2 तो यहाँ दिया नहीं है, फाइंड करना है, और u2 दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा? इसको आपस में हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि ये कन्वर्जन करें। समझ में आया कैसे करना है? क्लियर है? जैसे मान लो बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है हमको डाई में, ठीक है ना? हम फार्मूला लगाते हैं। ये पहले आपको देखना क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। पहले देखना कि किस चीज का फिजिकल क्वांटिटी है। तो न्यूटन किसका है? फोर्स का। फिजिकल क्वांटिटी हमको मिल गया, क्या मिल गया? फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
बताओ यही होता है, यही होता है। इसलिए बोलता है कि बहुत सारा काम याद करना है। ये होता है फोर्स का डायमेंशन। समझ में आ गया बात? अब फार्मूला हमको पता है क्या होता है, N1U1 N2U2। हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है। देख इसके बाद अब हमको इस टर्म में लिखना है N1 का वैल्यू कितना है, N1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका। हाँ और यहाँ पे चाहिए हमको कितना, N2 हमको फाइंड करना है ना। अब U1 क्या है, यूनिट क्या होता है, और न्यूटन। M1 L1 T1, यही तो है। -2 है ना। और पहले खाली ऐसे नंबर डाल रहे हैं, इसमें भी यही होगा M2 L2 T2, यही है ना। M है या T है, दो है तो दोनों को दो बार लिख देते हैं, एक बार M1 L1 T1, एक बार M2 L2 T2। ठीक है, बहुत हंस रहा है। फिर फोन आ रहा है क्या किसी का? मेरा ऐसी का किया लाएगा। चलो देखो अब क्या करते हैं। अच्छा ये न्यूटन किस में होता है, न्यूटन कैसा है सिस्टम? न्यूटन किसको बोलते हैं, न्यूटन एक साइंटिफिक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को, मास को केजी में नापा गया ना, हाँ तो मतलब 1 न्यूटन दिया हुआ मतलब कितना केजी है, 1 केजी। हाँ लेंथ कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर, और सेकंड 1 सेकंड। यही है। M2 में आ जाता है, L2 इसमें आ जाते हैं। हाँ डाइन में हमको चेंज करना है ना, हाँ तो डाइन होता है सीजीएस सिस्टम। हाँ इसमें हम, इसमें जैसे इसमें केजी में नापते, इसमें किस में नापते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और में, सेकंड। ग्राम में नापते हैं मास हाँ को। मीट्रिक लेंथ को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर। और टाइम को तो सेकंड। तो इसमें हम ले लेते हैं 1000 ग्राम। एक ले लेते हैं 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम 1000 ग्राम होगा ना। एक ही यूनिट है ना, पता नहीं कितना, कुछ नहीं है तो 1 ग्राम। हाँ सेंटीमीटर कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड। समझ में आया बात? हाँ अब देखो, अब यहाँ से एक फॉर्मूला ये मिल गया हमको, मिला ना, इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला का भी थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। कन्वर्जन में क्या कर सकते हैं, आराम से समझना, धीरे धीरे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन है। अभी जैसे मान लो N1U1 है, अब U का मतलब क्या है, यूनिट, और यूनिट तो यहाँ मिला ना, और यूनिट से इसका डायमेंशन यहाँ, यही। अब हम लोग करेंगे N1, अब देखो M की जगह क्या लिखेंगे, M1, ठीक है, L की जगह L1, और T की जगह T1 इक्वल टू N2 कर देते हैं, M2 कर देते हैं, L2 कर देते हैं, और T2 कर देते हैं। यही हुआ ना, समझ में आई तक? कुछ किए हैं उसको नहीं समझ में आया, नहीं यार पता तो शक्ल में लिखा है। नहीं, देखेंगे जो यूनिट दिया हुआ है उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसमें न्यूटन दिया हुआ है, इसका फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, बहुत बार फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है। तो इसका फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, है ना, और फोर्स को हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखेंगे। समझ में आ रहा, इतना बात समझ में आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, अभी हमको फॉर्मूला पता है, कन्वर्जन का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। M दिया है, L दिया है, T दिया है, तो M कितना निकल रहा है, L कितना निकल रहा है, T कितना निकल रहा है। तो यूनिट की जगह हर बार उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ना बैठाना होगा। हाँ, यूनिट में हमेशा इसका यही देखना है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका क्या निकला। समझ में आ रहा, यूनिट का मतलब यही है, समझ में आ रहा। हाँ यूनिट का मतलब ये और इसका मतलब ये, ठीक है। हम लोग अभी सीख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्जन करेंगे यूनिट का डायमेंशन का यूज करके। तो इसका यूनिट का डायमेंशन, इसका यूनिट है, दिखाई दे रहा, यूनिट का डायमेंशन का यूज करना, यही तो सीख रहे हैं। हेडिंग तो मेरा यही है, समझ में आ रहा बात। अब हम क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको यहाँ से N2 का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, सारा नीचे ले आएंगे, सारा नीचे ले आएंगे। L1 के मतलब L1 के M1 अभी बोले थे ना, सेम डायमेंशन को एक साथ लिखेंगे।
m1 बाई M2 m2, यहाँ पे n1 है ना, n1 मल्टीप्लाई, और क्या लिखेंगे L1 बाई, और अगर ऐसे कर देते हैं तो मेरा n2 निकल जाएगा ना, हमको तो n2 ही तो फाइंड करना था, हाँ सर यही फाइंड करना था। अब पावर में क्या रखेंगे, देखो m का पावर कितना है, 1 इसका पावर डालेंगे 1, इसमें l का पावर कितना है, इसका डालेंगे 1, t का पावर कितना है, पावर यहाँ से उठा के डालेंगे। समझ में आ गया? अब सारा का वैल्यू पुट कर दें। अब n2 इक्वल टू कितना, n1 का वैल्यू कितना, 1 अरे सब नहीं बोल रहा रे बाबा, 1 सर सबको नहीं समझ में आया? 1 से न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन। हाँ, 1 लिखा हुआ सीधा N1 का हाँ value। तो सर अरे तो समझ में आया। चलो लिखा है ना, तो लिख देते हैं हम भाई, बता के लिखिए कैसे लिखते हैं। समझिए सर। चलो m1 कितना दिया हुआ है, 1 kg, और m2 कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम 1 ग्राम। पावर में 1 L1 कितना दिया हुआ है, 1 मीटर मीटर में 1 मीटर बाई में 1 सेंटीमीटर पावर में, 1 और t का वही कट जाएगा सर T2 by T1 का पावर 2 1 सेकेंड बाय 1 सेकंड पावर ये खत्म। हाँ है ना? बात करते हैं इस पे, इतना लिख लिया, नहीं लिखते नहीं है। लिख ले पहले, यहाँ तक लिख। डाउट यहाँ है, अगर यहाँ 2 न्यूटन दिया हुआ रहता, समझ में आ रहा बात, तो हम n का वैल्यू 2 लिखते, बाकी ये वैल्यू देखो kg में क्या 1 है, n है, ये सेम रहता। n का चेंज होना मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होना, न्यूटन तो तेरा वही है ना, जो kg मास सेकंड वही, इतना नहीं ना बोलते 5 kg, हाँ ठीक समझ 5 kg न्यूटन का वैल्यू, समझ रहा हो? हाँ तो वहाँ 2 रहे 5 रहे 10 रहे फर्क पड़ेगा। नहीं n2 का वैल्यू कितना है, 1 kg बाई 1 ग्राम 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर। हाँ अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, n2 इक्वल टू 1, और एक के इसको दोनों में किसी एक को एक फॉर्म में चेंज कर लो, या तो kg को ग्राम में बदल लिया, ग्राम को kg में बदल लिया, केजी को आसान होगा। तो kg को बदल लेते हैं 1 ग्राम 1000 ग्राम, और y में 1 ग्राम, ठीक है ना? इसी तरह इसको चेंज करो, 100 मीटर, ये कर लिए, पावर कितना कितना है, जरा फिर उधर लिखने लगे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इधर आ जा, थोड़ा उसमें इधर आ, थोड़ा इधर आ, दिखाई दे रहा? हाँ ठीक अब देखो, अब यहाँ पे ग्राम और ग्राम के सर उतना को दिखा नहीं उतना वापस और देख बताओ। केजी को ग्राम में चेंज कर लेंगे, हाँ। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, हाँ हाँ ठीक है ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, हाँ। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ। n2 का वैल्यू कितना आया, 1 इंटू ये कितना, 10 टू द पावर 3, है? और 1000 को नहीं लिख सकते हैं, हाँ। लिख सकते हैं ना, हाँ। एकदम लिख सकते 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, हाँ, तो 10 to the बेस से power में तो पावर हैं। ऐड हो जाएगा 10 टू द पावर 5 n2 आ गया, और ये क्या आ गया, Nine। इतना टाइम। ऐसे देखो डायमेंशन का यूज करके हम लोग बता दें कि 1 मीटर में कितना टाइम, 10 to the power 5। सर ये वाला फॉर्मूला हम अपना दादी